आ गए आप सभी लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने फाइनेंशियल जो चैप्टर चल रहा था हमारा उसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमारे हो चुके हैं और आज हम बात कर रहे हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 पे आज हम आते हैं, वो है बड़ा ही अपना इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। अब देखो फाइनेंशियल प्लानिंग आपको दिख रहा होगा यहाँ स्क्रीन पे, या स्क्रीन पर को फाइनेंशियल प्लानिंग दिख रहा होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है? अब देखो प्लानिंग आपने पढ़ रखा होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर की प्लानिंग होता क्या है, ठीक है। और अब आगे हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल की, तो पैसों की प्लानिंग दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। मतलब हम पैसों का प्लान करते हैं, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसे कि आपको एक घर बनाना है, आप घर बनाओगे तो आप क्या सोचोगे? आप क्या सोचोगे कि भाई ये घर बन रहा है, मान के चलो 1 CR का, दैट इज 1 करोड़, 1 करोड़ का आप घर बना रहे हो। अब 1 करोड़ का आप घर बना रहे हो तो सोचोगे पैसे कहाँ से लाएंगे? पैसे कहाँ से लाएंगे? सोर्स ऑफ फंड ढूंढोगे, आपको फंड कहाँ से लाना है, फंड कहाँ से लाओगे, और उसके बाद उसका इंटरेस्ट कैसे आप दोगे, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। ये मैंने आपको मोटा मोटा बताया। अब हमारी बुक क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू गेस्टनबर्ग, इन्होंने अपनी कुछ थ्योरी दी है, हम उनके बारे में बात करेंगे और बस वही करना है, ज़्यादा नहीं करना है, बस वही जो मैंने पॉइंट्स करा रखे हैं यही पॉइंट्स आपको अपने करते हुए चलना है। फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड बाय एन एंटरप्राइजेस। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे कहाँ से आएंगे? बस फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर पहला पॉइंट हमारा क्या होता है? अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड बाय एंटरप्राइजेस फॉर स्मूथली ऑपरेशन। एक बिजनेस को स्मूथ चलाने के लिए वो पैसे कहाँ से आएंगे ये ढूंढो, दैट इज द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। सेकेंड पार्ट सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड क्या था? डिवेंचर्स आते हैं और इक्विटी आते हैं। अब फंड्स कहाँ से लाओगे? देर आर टू ऑप्शन दैट यू हैव टू चूज द डिवेंचर्स एंड द इक्विटी। डिवेंचर्स और इक्विटी में हम क्या सोचते हैं कि देखो डिवेंचर्स के अपने फायदे, इक्विटी के अपने फायदे। मैं आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो, सॉरी आप टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा डिवेंचर्स के क्या फायदे और इक्विटी के अपने क्या फायदे। आप डिसाइड करोगे कि आपको डिवेंचर्स लेने हैं या इक्विटी लेने हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड। ऑब्वियस ही बात है, पैसों का अच्छे से यूटिलाइजेशन करो। अगर यूटिलाइज नहीं करोगे ढंग से पैसों का तो क्या होंगे? ऐसे ही हवा में उड़ जाएंगे पैसे, कोई कदर ही नहीं होगी, ठीक है। 2 रुपये का काम आप 5 रुपये में करोगे तो चीज़ें महंगी बनेगी, महंगी बनेगी तो महंगी बिकेगी, और महंगी बिकेगी तो कोई खरीदेगा नहीं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड मतलब कि 2 रुपये की चीज़ 1.5 रुपये में बनाओ, या 2 रुपये की चीज़ 2 ही रुपये में बनाओ, दैट इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अब क्या इसमें भी कुछ सब पॉइंट्स हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। इसमें क्या सब पॉइंट्स है हमारा? ये है एस्टिमेटिंग टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट एनालिसिस। कितना पैसा हमें चाहिए, दैट इज एस्टिमेटिंग। हमें एक एस्टिमेट लगाना है कि ये काम हमारा 1 करोड़ में हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 2 करोड़ में हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब आपका काम होता हो 1 करोड़ में और आपने एस्टिमेट लगाया 50 लाख में, तो क्या हो जाएगा? नहीं, गाड़ी तो आपकी रास्ते में रुक जाएगी। दैट इज द पॉइंट, एस्टिमेटिंग द टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट एनालिसिस। हमारा पॉइंट होगा दूसरा है हाउ टू रेज फंड। सेम वही, फंड्स कैसे रेज करने, पैसे कैसे रेज करने, क्या बेस्ट तरीका है, हाउ टू रेज फंड्स। नेक्स्ट एनालाइजेज एंड चूज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब देखो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं आपको पार्ट 2 में बता चुका हूँ। इन्वेस्टमेंट के बहुत हमारे रास्ते होते हैं, बट वी हैव टू चूज द बेस्ट। तो हमें एनालाइज करना है और जो बेस्ट से बेस्ट लॉन्ग टर्म डिसीजन है वो हमें चुनना है। देर आर द 3 पॉइंट्स दैट आवर गेस्टनबर्ग टोल्ड अस। हमें बस ये 3 याद करने, फाइनेंशियल प्लानिंग आराम से हो जाएगा। अब आते हैं हम कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मतलब मैक्सिमम ना इसमें सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर हमारे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये अपना करते हुए चलना है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब देखो कैपिटल स्ट्रक्चर का एक फॉर्मूला आपके बुक में भी दिखता होगा, डेब्ट अपॉन इक्विटी। क्या कहना चाहता है ये डेब्ट अपॉन इक्विटी? क्या क्या कह रहा है? दैट इज डेब्ट अपॉन इक्विटी। क्या बोल रहा है हमें? देखो ध्यान से, कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारा क्वेश्चन ये हमसे कहता है कि हमें डिबेंचर्स भी लेने चाहिए और हमें साथ साथ में इक्विटी भी लेने चाहिए। मतलब हम लोन भी ले सकते हैं और हम इक्विटी दोनों भी ले सकते हैं। अब इनकी कोई रेशो सेट नहीं हुई है, ध्यान रखो, इनकी रेशो कोई सेट नहीं हुई है, बट
आरबीआई क्या कहती है, आप 2:1 में कर सकते हो, आरबीआई कहती है। बट इसमें कैच है, वो मुझे बताने का वैसे फ़ायदा नहीं है, बट बता देता हूँ। आरबीआई कहती है कि हाँ, आपके पास अगर 1 लाख रुपए तो आप 2 लाख का लोन ले सकते हो। आप कहोगे सर ये तो बहुत बढ़िया बात है, बट इसमें कैच क्या, कुछ इंटरनल पॉलिसीज़ क्या बना रखी है कि भाई नहीं 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 नहीं, 2 लाख का आप लोन लोगे तो 4 लाख की सिक्योरिटीज अलग से जमा करनी पड़ेगी। सो आरबीआई ये कहती, बट हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या कहता है कि भैया देखो क्या लिखा है, मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स के जेब हमेशा मैक्सिमाइज होनी चाहिए, उनको हमेशा के हमेशा शेयर होल्डर्स जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको वेल्थ मैक्सिमाइज होनी चाहिए, चाहे आप सारे डिबेंचर्स ले लो, चाहे आप सारे इक्विटी ले लो, चॉइस इज योर्स, ठीक है। बट अब क्या होता है, अब हमारे डिबेंचर्स और इक्विटी हमें क्या लेना चाहिए। अब देखो ध्यान समझते पहले डिबेंचर्स में क्या प्रॉब्लम है। देखो अब मैं आपको बताता हूँ डिबेंचर्स जो होते हैं, डिबेंचर्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, चीपर होते हैं। मैं बताता हूँ क्यों होंगे, बट वो हाई रिस्क की होती है, क्योंकि लोन है, आपने लोन ले लिया, नहीं दे पाए तो लोग आपके घर से आपका सामान ले लेंगे, समझ में आया, दैट यू हैव टू पे द इंस्टॉलमेंट। घर से दो, हमें नहीं पता, हमें लोन चाहिए, सॉरी किस्त चाहिए उनको दो। नेक्स्ट इक्विटी में क्या होता है, वो थोड़े से रिस्क की कम होते हैं। क्यों कम होते हैं, ऑब्वियस ही बात है, सबने मिलके पैसा लगाया है, जैसा पैसा मिलेगा वैसा बटेगा। अगर कम पैसा आया तो उसको कम मिलेगा। आपने कोई जुबान नहीं दिया कि मैं आपको हर दिन 5,000 रुपीज़ दूंगा, समझ में आया। सो डिबेंचर्स हमारे चीपर क्यों होते हैं, क्योंकि लोन लेने में हमें इतने कोई कॉस्ट नहीं आती। बट while you are issuing the equity shareholders then you have to pay the flotation cost। फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, प्रोस्पेक्टस इशू करने पड़ते हैं, ब्रोकर्स रखने पड़ते हैं, ठीक है ना, अंडरराइटर्स रखने पड़ते हैं। देयर आर सो मैनी एक्सपेंसेस व्हाइल इशूइंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स इन कंपेयर टू डिवेंचर्स। सो डिवेंचर्स हमारे चीपर होते हैं बट रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, भाई लोन लिया देना पड़ेगा। इक्विटी हमारे हाई मतलब कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है बट वो लेस रिस्की होती है। बट हमको बैलेंस बनाना है, ठीक है, हमको बैलेंस बनाना है। देखो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, कभी भी डिबेंचर्स के साथ नहीं जाना है पूरे, और कभी भी इक्विटी के साथ नहीं जाना है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। सो क्यों रखना है मैं इसके बारे में बताता हूँ। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं, मैं अकेला चला रहा हूँ अपना फर्म और मैंने लोन लिया, और उस लोन की जो किस्त है वो बनती है 12 लाख रुपीस, और मेरी इनकम क्या हो रही है 14 लाख, तो कितना बच रहा है, सिर्फ 2 लाख। क्या मेरी एक फर्म स्मूथली ऑपरेट कर पाएगी सिर्फ 2 लाख से? मैं सिर्फ इंटरेस्ट दे पा रहा हूं, आई एम नॉट गिविंग द प्रिंसिपल अमाउंट, आई एम जस्ट ओनली गिविंग द इंटरेस्ट। क्या 2 लाख में मेरा बिजनेस चल जाएगा स्मूथली? नहीं। आपने 12 लाख रुपए, सॉरी 14 लाख रुपए कमा के 12 के 12 लाख आपने लोन में दे दिए, तो अब सारा प्रेशर किस पे, मेरे पे। सो हम टोटली डिबेंचर्स पर नहीं जा सकते। अब आते हैं इक्विटीज पे। इक्विटी पे क्या होता है, हम 10 ने मिलके पैसे लगाए, ठीक है, 10 लाख रुपीज प्रॉफिट, मतलब सॉरी 10 लाख नहीं, कितने भी लगाए, हमें प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपीज, सब में बट गया 10 लोगों में, तो कितने कमाए हमने, सिर्फ 10,000 रुपीज। अब मुझे लगा नहीं, मुझे फंड्स चाहिए, मुझे फंड्स चाहिए, मुझे फंड्स चाहिए, अभी रुको, सॉरी मुझे फंड्स चाहिए। सो हम क्या करेंगे, हमने कहा 10 लोगों को और जोड़ लो। अब कितने लोग गए, 20। अब 20 लोग हो गए आपके, अब कितना मिलेगा आपको, सिर्फ 5,000। 5,000 में घर चल जाएगा आपका? क्या 5,000 में घर चल जाएगा? 5,000 में घर चल जाएगा इसका? नहीं चलेगा ना। तो यू हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन द इक्विटी एंड डिबेंचर्स। आगे बात करेंगे इसकी, हम टेंशन मत लो कि बैलेंस कितना करना है, वो हम आगे बात करेंगे, बैलेंस की बात हम करेंगे आगे, अभी रुक जाओ, कंफ्यूज मत होना सर बैलेंस कैसे करते हैं, वो अभी आएगा, धीरे धीरे आएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज की बात करें, फाइनेंशियल लेवरेज होता क्या है? फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, देखिए, अब आप कहोगे सर फाइनेंशियल लेवरेज में सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, डेप्ट अपॉन में इक्विटी। सर आप तो कैपिटल स्ट्रक्चर में भी यही बताया था, डेप्ट अपॉन में इक्विटी। फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है? देखो, फाइनेंशियल लेवरेज भी कैपिटल स्ट्रक्चर की तरह होता है, बट फाइनेंशियल लेवरेज हमसे क्या कहता है, डेप्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंपनी।
क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, डेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट वो एडवांटेज भी है, बट ऑल्सो डिजास्टर फॉर अस, वो डिजास्टर भी है, ये ध्यान रखना। क्यों डिजास्टर है? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। हमारी अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वी हैव टू चूज द डिबेंचर्स मोर और इक्विटी मोर। सो अर्निंग अगर ज़्यादा होगी तो हम मे बी हम डिबेंचर्स करेंगे, इक्विटी करेंगे, आगे बता दूंगा मैं। तो इट्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन अर्निंग। हमारी अर्निंग क्या है वही बताएगी हमें कि हमें डिबेंचर्स इशू करने हैं या फिर इक्विटी। चलो जी, अब आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि कब आपको डिबेंचर्स इशू करने चाहिए, कब नहीं करने चाहिए। सो मैंने आपको एक टेबल बना के दिखा रखी है। देखो डिबेंचर्स, मैं सिचुएशन दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। तो हमारे डिबेंचर्स कितने हैं? 0। मैंने 3 सिचुएशन दी है। पर्टिकुलर्स में अपना पॉइंटर वगैरह, तो देखो पर्टिकुलर्स है सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3। वी हैव नाउ द 3 सिचुएशन। और हमने ऊपर सिचुएशन में क्या कहा है? डिबेंचर्स, पहली सिचुएशन में डिबेंचर्स हमारे 0 है, हमने एक भी डिबेंचर नहीं लिया, हमने कहा नहीं, हम लोन लेंगे ही नहीं। दूसरी सिचुएशन में हमारे डिबेंचर्स है 10 लाख, नेक्स्ट में है 20 लाख डिबेंचर्स। 3 सिचुएशन है। सेम इक्विटी में हमने पहले हमारे 5 लाख थे, फिर हमने कुछ इक्विटी कम कर दी, हमने कहा डिबेंचर्स भी ले लेते, बराबर हो जाएगा, फिर हमने थोड़े से और इक्विटी कम कर दी है। सो सिचुएशन आपको ऊपर ही क्लियर हो गई है। अब आते हैं हम अपनी सिचुएशन पे। अब ध्यान से समझना, मेन पॉइंट है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमारी इस साल अर्निंग कितनी हुई? 7 लाख रुपीज। हमें मतलब इस साल हमने 7 लाख रुपए कमाए। तीनों सिचुएशन में हमारे बराबर है, तीनों सिचुएशन में। अब देखो ध्यान से, अब हमने टैक्स कितना देना है? ये टैक्स किसका जा रहा है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमारा टैक्स किसका जा रहा है? ये जा रहा है हमारे डिबेंचर्स का। देख रहे हो ना, ऊपर जीरो डिबेंचर्स थे तो हमने कोई टैक्स नहीं दिया, 0 है, कोई हम टैक्स देंगे ही नहीं क्योंकि हमने डिबेंचर्स ही नहीं लिए। अब आगे है 10 लाख पे हमने कितना डिबेंचर्स टैक्स दिया? 1 लाख रुपीज। अभी रुको जरा, सब्र करो। नेक्स्ट हमने 7 लाख पे हमने कितना टैक्स दिया? 2 लाख। ठीक है, आप देख रहे हो कि हमने, हमारी अर्निंग इक्वल थी, हमने पहली सिचुएशन में 0 रुपये टैक्स दिया बिकॉज हमने कोई डिबेंचर्स इशू नहीं करे थे। सेकंड सिचुएशन में हमने 1 लाख रुपीज टैक्स दिया क्योंकि हमारे 10 लाख डिबेंचर्स थे। और थर्ड सिचुएशन में हमने 2 लाख टैक्स दिया बिकॉज हमारे पास 20 लाख डिबेंचर्स थे। माइनस करके हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स कितना बचा? 7 लाख रुपीज। ठीक है, ये हमारे EBT है, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब हम टैक्स लगाएंगे। टैक्स हमारा है 30%, 30% काट लो। 7 लाख का 30% 2,10,000, 6 लाख का 30% 1,80,000 एंड 5 लाख का 30% 1,50,000 लेस कर देंगे। सो नाउ जो हमारी इनकम बचेगी वो बचेगी EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। हमने सब कुछ टैक्स दे दिया, हम सब कुछ दे दिए, अब हमारी अर्निंग बची है। सो 4,90,000 अर्निंग, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है 420, उससे कम, फिर नेक्स्ट 3.5 लाख। आप कहोगे सर सिचुएशन 1 बहुत अच्छी है, सही हुआ हमने डिबेंचर्स नहीं लिए, खामा खा अर्निंग कम हो जाती, बट रुको ज़रा, सब्र करो, बारी बारी लेंगे। अब देखो, अब हमारी EPS आती है। अब हर शेयर होल्डर्स को कितने पैसे मिलेंगे? देखो ध्यान से, हमारे अर्निंग थी 4,90,000 और हमारे पास शेयर होल्डर्स कितने थे? 5 लाख। तो कितने पैसे मिले? 0.98 रुपीज़। आगे चलते हैं, गेम अभी आगे आ रहा है। अब हमारे पास कितनी थी अर्निंग? 4,20,000 और हमारे पास इक्विटी शेयर्स कितने थे? 4 लाख, ये 4 लाख। सो 4 लाख हमारे थे, तो अब अर्निंग क्या हुई? 1.05। देख रहे हो आप? देख रहे हो मतलब क्या क्या ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट, फिर हमारे पास दोबारा से अर्निंग थी 3.5 लाख और हमारे शेयर्स कितने थे? 3 लाख रुपए। सो 3 लाख रुपए जब हमने डिवाइड करा EAT अपॉन में ये, तो 1.16। तो आप समझ में आया कि हमने सिचुएशन 3 सबसे हमारी बेस्ट है, बेस्ट सिचुएशन है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि हमने इसे बैलेंस करा है, इक्विटी और डिबेंचर्स का बैलेंस करा और हमें सबसे बेस्ट सिचुएशन 3 लगी है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा कि कभी कभी यही सिचुएशन हमें लेके भी डूब जाती है। समझ में आया? कभी कभी ऐसा भी होता है। यही तो एक मैनेजर का काम है, फाइनेंशियल मैनेजर की, कितना हमें डिबेंचर रखना है, कितना हमें इक्विटी रखना है।
नहीं तो आप ये काम तो खुद भी कर लोगे। आपने कहा सर ने हमें सिखाया है, हाँ इतना डिबेंचर इतना इक्विटी प्रॉफिट में चलेंगे, बट नहीं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर ईपीएस, सॉरी इट्स ऑलवेज डिपेंड ऑन योर, हाँ इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर अर्निंग, आप कितना कमा रहे हो। ठीक है, सो आज के सिर्फ इतना ही। पार्ट 4 जल्दी आएगा, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हो। सो थैंक यू एवरीबॉडी, होप आप सब घर में बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।